सोनम वांगचुक। जब ये नाम सुनते हैं तो जहन में दो तस्वीरें आती हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ है एक जीनियस इनोवेटर और दूसरी तरफ एक देशद्रोही। अब सवाल यह है कि एक ही इंसान के ये दो चेहरे कैसे हो सकते हैं। आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, एक तरफ तो वो हैं जिन्होंने बनाए आइस स्तूप। वो एक मशहूर फिल्म की प्रेरणा भी बने। दुनिया उन्हें एक इनोवेटर के तौर पर जानती है। और फिर अचानक दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए। उन्हीं पर आरोप लगता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं और उन्हें एक बहुत ही सख्त कानून के तहत हिरासत में भी ले लिया जाता है। एक ही शख्स के दो बिल्कुल अलग रूप। आखिर ये कहानी है क्या? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत में हमें चलना होगा लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में, ये देखने के लिए कि कैसे सोनम वांगचुक ने वहां के लोगों के जीने के तरीके में ही एक क्रांति ला दी। तो लद्दाख की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अगर एक शब्द में कहूं तो पानी। जरा सोचिए, मौसम है अप्रैल मई का, यानी खेतों में बुआई का सबसे जरूरी वक्त, और पानी का कहीं नामो निशान नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन ग्लेशियरों से पानी आता है वो इतनी ऊंचाई पर हैं कि उस वक्त तक पिघलना शुरू नहीं होते। ये एक बहुत ही बड़ी मुश्किल थी। और यहीं पे एंट्री होती है आइस स्तूप की। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति के नियमों का ही एक बहुत सीधा साधा लेकिन कमाल का इस्तेमाल है। होता क्या है कि सर्दियों में जब नदियों का पानी बस यूं ही बह जाता है, उसे पाइपों से ऊंचाई पर ले जाया जाता है। फिर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता है, पानी में प्रेशर बनता है और उसे एक फव्वारे की तरह जमा देने वाली ठंडी हवा में स्प्रे कर दिया जाता है। और बस पानी की बूंदें जमती जाती हैं और देखते ही देखते बर्फ की एक विशाल मीनार खड़ी हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि इसमें खास क्या है? कमाल इसके डिजाइन में है, इसके शेप में। देखिए, इससे पहले भी आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने की कोशिशें हुईं, लेकिन वो जमीन पर फैले हुए होते थे, हॉरिजॉन्टल। नतीजा, सूरज की सीधी धूप पड़ती और वो वक्त से बहुत पहले ही पिघल जाते। लेकिन ये आइस स्तूप, ये वर्टिकल यानी सीधा खड़ा है। ये डिजाइन ही इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर था। क्योंकि ये एक कोन की तरह ऊपर की तरफ पतला है, तो इसकी चोटी पर बहुत कम धूप पड़ती है और ये धीरे धीरे पिघलता रहता है, जिससे किसानों को बसंत के आखिर तक पानी मिलता रहता है। और इसका नतीजा सच कहूं तो हैरान कर देने वाला था। उनका जो सबसे पहला सबसे छोटा प्रोटोटाइप था ना, वो सिर्फ 6 फीट ऊंचा था। सिर्फ 6 फीट। लेकिन जानते हैं उसने कितना पानी जमा किया? 1 मिलियन यानी 10 लाख लीटर से भी ज्यादा। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक इनोवेशन नहीं था, ये तो लद्दाख के लिए जिंदगी की गारंटी बन गया था। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की सोच, जो प्रकृति से सीखकर मुश्किलों का हल निकाले, ये आती कहां से है? इसकी जड़ें इंजीनियरिंग से भी ज्यादा गहरी हैं। वो है शिक्षा में। और इसके लिए हमें चलना होगा साल 1988 में, जब उन्होंने एक स्कूल की शुरुआत की, सिकमॉल। सिकमॉल की फिलॉसफी उस वक्त की पारंपरिक शिक्षा से बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबी 3R यानी रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक नहीं होना चाहिए, बल्कि फोकस होना चाहिए असल जिंदगी के 3H पर, हेड, हैंड्स और हार्ट। तो ये 3H आखिर हैं क्या? चलिए समझते हैं। हेड यानी दिमाग, जो आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाए, सवाल करना सिखाए। हैंड्स यानी हाथ, जिससे आप प्रैक्टिकल काम सीखें, असल दुनिया के हुनर सीखें। और सबसे जरूरी, हार्ट यानी दिल, जो आपको सहानुभूति, जिम्मेदारी और करुणा सिखाए। और उनकी ये सोच इस एक लाइन से साफ हो जाती है। उनका एक ही सिद्धांत था, अगर 95% बच्चे फेल हो रहे हैं तो दिक्कत बच्चों में नहीं है, दिक्कत सिस्टम में है। और इसीलिए पता है सिकमॉल ने किसे दाखिला दिया? उन स्टूडेंट्स को जिन पर हमारा पारंपरिक सिस्टम फेलियर का ठप्पा लगा चुका था। तो अब सवाल ये उठता है कि एक इंसान जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के इतने बेहतरीन हल निकाल रहा था, वो अचानक से एक एक्टिविस्ट क्यों बन गया? यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब बात लद्दाख के वजूद पर ही आ गई, तो समाधान खोजने वाला ये इनोवेटर अपने लोगों के हक के लिए लड़ने वाला एक एक्टिविस्ट बन गया। हुआ ये कि 2019 में लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। ये सालों पुरानी मांग थी, तो लोग खुश थे, लेकिन इसमें एक पेंच था, इसे विधानसभा नहीं दी गई। अब इसका सीधा मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि स्थानीय लोगों का अपनी जमीन पर, अपने संसाधनों पर और अपनी नौकरियों पर जो कंट्रोल था, वो खत्म हो रहा था। और एक डर,
एक डर ये सताने लगा था कि कहीं बाहर से आने वाले असर में उनकी सदियों पुरानी अनोखी संस्कृति ही न खो जाए। और इन्हीं सारी चिंताओं का जवाब था एक मांग, छठी अनुसूची या द सिक्स्थ शेड्यूल। अब यह है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझिए तो ये हमारे संविधान का दिया हुआ एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये आदिवासी समुदायों को खास अधिकार देता है कि वो अपनी जमीन, अपने जंगल और अपनी संस्कृति की हिफाजत खुद कर सकें, अपनी सरकार खुद चला सकें। लद्दाख के लोगों के लिए ये अपनी पहचान को बचाने का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी जरिया था। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। एक तरफ था शांतिपूर्ण विरोध और दूसरी तरफ थे बेहद संगीन आरोप। ये वो वक्त था जब सोनम वांगचुक की सीधी टक्कर सत्ता से हुई। अब यहां हमें कहानी के दो अलग अलग वर्जन देखने को मिलते हैं। एक तरफ हैं सरकारी आरोप और दूसरी तरफ उनके समर्थकों के जवाब। पहला आरोप, वांगचुक ने अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलनों का जिक्र करके भीड़ को भड़काया। समर्थकों का कहना है, जो इंसान गांधीवादी मूल्यों की बात करता हो वो भला हिंसा के लिए कैसे उकसा सकता है। दूसरा आरोप, उनके संगठन को जो विदेशी फंडिंग मिली उसका इस्तेमाल देश की संप्रभुता पर रिसर्च के लिए किया गया। इस पर जवाब आया कि रिसर्च देश की संप्रभुता पर नहीं बल्कि खाद्य संप्रभुता यानी फूड सोवरेनिटी पर थी और इसकी जानकारी भारतीय एजेंसियों को भी दी गई थी। तीसरा और सबसे गंभीर आरोप, उनके ताल्लुकात एक पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटर से थे। समर्थकों ने साफ किया कि वो पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के एक क्लाइमेट प्रोग्राम में शामिल होने गए थे। और इन आरोपों के बाद सरकार ने एक बहुत बड़ा और सख्त कदम उठाया। सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत हिरासत में ले लिया गया। अब ये समझना जरूरी है कि ये कोई मामूली कानून नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर कानून है जो सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 12 महीनों तक हिरासत में रखने की इजाजत देता है। तो अब देखिए, ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति सोनम वांगचुक का नहीं रह जाता। ये मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारे लोकतंत्र के लिए। सवाल ये कि इनोवेशन और विरोध, इन दोनों के बीच की जो महीन रेखा है उसे हम कैसे देखते हैं। और इसी सवाल को समझने के लिए जरा इतिहास में एक तुलना देखिए। एक दौर वो था जब देश के प्रधानमंत्री खुद लद्दाख का दौरा करते थे ताकि वो वहां के लोगों की चिंताओं को सुन सकें। और एक दौर आज का है जब वैसी ही चिंताओं के जवाब में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA का इस्तेमाल होता है। ये फर्क हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक लोकतंत्र में असहमति की अपनी आवाज उठाने की जगह सिकुड़ती जा रही है। तो हम वापस उसी बुनियादी सवाल पर आते हैं, वो लाइन आखिर कहाँ है जो एक इनोवेटर को एक एक्टिविस्ट से अलग करती है। जब कोई अपने काम, अपनी जमीन, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आवाज उठाता है तो क्या वो सिस्टम को चुनौती दे रहा होता है? और अगर हां, तो एक लोकतंत्र को इस पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? इनोवेटर, एक्टिविस्ट और इन सबसे पहले एक नागरिक। सोनम वांगचुक की ये पूरी कहानी हमें शायद यही याद दिलाती है कि असली इनोवेशन सिर्फ लैब में या मशीनों में नहीं होता। कभी-कभी ये उन सवालों में भी होता है जो हम अपने समाज और अपने सिस्टम से पूछते हैं।